कक्षा की आरंभ करने की मैं घोषणा करता हूँ। सबसे पहले आप सबों को जैसा कि जानकारी में आपको दी गई, ये इतिहास महत्वपूर्ण विषय है। चाहे वो देश की परीक्षा की दृष्टि का हो, और उसी क्रम में हम ऑनलाइन कोर्स का जो भी कोर्सेज आरंभ होते हैं, सब में इतिहास को प्रमुखता दी जाती है। इतिहास, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूट और साइंस में बायोलॉजी, 5 काफ़ी अहम करेंट और अहम विषय। मैं इसी क्रम में प्राचीन भारत से इतिहास की आगाज़ करना। सबसे पहले तो यह समझना होता है कि इतिहास है क्या। इतिहास के विषय में यदि आप एक शब्दों में जानें कि इतिहास क्या है, इतिहास और वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद है। कार एक किताब लिखी थी, उसमें इतिहास का जो डेफिनेशन उन्होंने दिया था, वो इतिहास का डेफिनेशन इसी इतिहास और वर्तमान इतिहास, अतीत और वर्तमान के बीच संवाद, अंतहीन संवाद है। अंतहीन संवाद है। स्पष्ट है कि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अभी कहा, और उस क्रम में जो इतिहास के विषय जाने की इतिहास क्या, उसके बाद आप जानेंगे इतिहास के जनक कौन थे। तो इतिहास के जनक हेरोडस को माना जाता है। इतिहास के जनक हेरोडस को हिस्टोरिका नामक किताब लिखी, हिस्टोरिका नामक किताब लिखी। अब यह भी ध्यान में रखें कि भारतीय जो इतिहास है, यूरोपियन इतिहास के स्टैंडर्ड में 12वीं सदी में सबसे पहले कलहन की राजतरंगिणी, जो कश्मीर से संबंधित है, और वहीं से यूरोपियन मापदंड में भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। हालांकि प्राचीन काल में पुराण की संख्या 18 है, तो वो भी इतिहास के आरंभिक बिंदु के क्रम में देखा जा सकता है। दो बातें आप लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए कि यूरोपियन मापदंड में भारतीय इतिहास, यूरोपियन मापदंड में भारतीय इतिहास, यूरोपियन मापदंड में भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास कलहन की राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगिणी 12वीं सदी से 12वीं सदी से कलहन की राजतरंगिणी 12वीं सदी से मानी जाती है। यद्यपि 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 प्राचीन भारत में पुराण, प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में पुराण की संख्या 18 है। प्राचीन भारत में पुराण जिसकी संख्या 18 है, उसे इतिहास का आरंभिक बिंदु माना जाता है।
माना जाता है। ध्यान रखें पुराण संख्या कितनी है? 18। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार लोमहर्ष है। इसके रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष है। लोमहर्ष और बाद में बात उग्श्रवा है। उग्श्रवा हैं, ठीक है। इसके तो जो रचनाकार हैं वो कौन है? ये रचनाकार लोमहर्ष और उग्श्रवा को माना जाता है। इसे ध्यान में करके आप रख सकते हैं। ये जितने भी पुराण हैं उसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ओल्डेस्ट। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। ये सारी बातें आप ध्यान करके रखिए। हालांकि परीक्षा के दृष्टि अग्नि पुराण को भी आप ध्यान में रख, और जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लीजिए, हर चीज़ें लिखी नहीं जाती है, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत महत्व। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि के संबंध में भी अनेकों जानकारी दी। तो ये इतिहास के आरंभ बिंदु में से एक है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इतिहास के आरंभिक इतिहास के 3 काल हैं। प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं जिसमें कोई प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं। और इसके इतिहास का जो स्रोत है, प्रागैतिहासिक काल के जो स्रोत है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इतिहास अनंत में नहीं बल्कि उसका एक स्रोत होता है, और इसका स्रोत है पुरातत्व, पुराना तत्व। उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पाषाण काल। सबसे महत्वपूर्ण भाग है पाषाण काल। और उस पाषाण काल के तहत पूरा पाषाण, पाषाण काल के तहत आता है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक काल में ताम्र पाषाण भी आता है। और ताम्र पाषाण काल के नाम से स्पष्ट है, इसमें तांबा और पत्थर। पाषाण काल में सिर्फ पत्थर का उपयोग हुआ, जबकि ताम्र पाषाण काल में हमने तांबा का भी उपयोग करना सीखा। और इस कड़ी में कई संस्कृति जैसे जोरबे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कैथा संस्कृति, आहार संस्कृति, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ताम्र पाषाण काल में जोरबा, मालवा, कैथा और आहार, ये चारों संस्कृति को थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करें। जोरबे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक का है। मालवा संस्कृति 700 से 1200 ईसा पूर्व तक का है। कैथा 2000 से 1800 तक का है। और आहार संस्कृति भी इसी के आसपास का माना जाता है, जो डिफरेंट जोन में था, जो विभिन्न क्षेत्रों में था। आहार संस्कृति में एक ताम्रवती थी, जो तांबा का मुख्य भंडारण के रूप में वहाँ से जानकारी मिलती। खैर, सुनना है, हर चीज़ें शिक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती है, कुछ ज्ञान के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण होती है। और इसी क्रम में आपको इन बातों को जानना है। दूसरा है, और यही अध्याय भी है, तो पहला अध्याय प्राचीन काल में रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आया, तो पहला अध्याय है पाषाण काल। तो इसका अध्ययन हम समय अनुसार करेंगे आपके समक्ष। इसके बाद आता है पाषाण काल के बाद आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक। आप पूछेंगे कि सर ये आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री होता है
कि लिखित प्रमाण तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। हालांकि इसके भी मुख्य स्रोत पुरातत्वीय हैं। मुख्य स्रोत पुरातत्व है। और याद रखिएगा क्या क्या अभिप्राय हुआ। लिखित प्रमाण है, लिखित प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लिखित प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लिखित प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, इसे आप ध्यान में करके रख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा काल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरणों में आता है। दूसरा अध्याय होगा आपका हड़प्पा काल और तीसरा अध्याय है वैदिक संस्कृति। हड़प्पा काल कांस्य युग का द्योतक है जिसके विषय में बताएंगे, और इसी क्रम में कांस्य युग और लौह अयस्क युग में लौह युग का द्योतक है आर्य वैदिक संस्कृति। इसके बाद आता है तो यह तीसरा अध्याय है, ये आपका जो वैदिक संस्कृति है तीसरा अध्याय है। और याद रखिए कांस्य युग में हड़प्पा की सभ्यता को कहना, हड़प्पा कहना ज़्यादा समीचीन है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में ही खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। 2350 से 1750 तक इसकी टाइम पीरियड रही, जिसे ध्यान रख सकते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है, 2350 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट तो हम लोग कहते हैं। और 1500 से लेकर 600 बीसी तक हमारा वैदिक संस्कृति दो भागों में बटा रहा, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब आइए इसके बाद आता है ये जो आपका ऐतिहासिक युग है, इसमें लेखनी भी मिलने लगे और इतिहास के सभी स्रोत भी उपलब्ध होने लगे। इतिहास के सभी स्रोत का मतलब क्या है? इतिहास के सभी स्रोतों का मतलब है कि पुरातत्व भी मिले, साहित्य भी मिले और विदेशी भी मिलने। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा भाग होता है इतिहास का, होता है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग इसमें इतिहास के सभी स्रोत उपलब्ध, सभी स्रोत उपलब्ध हैं, सभी स्रोत उपलब्ध हैं। और याद रखिएगा वो सभी स्रोत क्या है? तो पुरातत्व हैं, साहित्य है, और साहित्य के साथ साथ, पुरातत्व और साहित्य के साथ साथ तीसरा है आपका, वो है विदेशी विवरणी। विदेशी विवरणी हम आराम से सुनिए, लिखिए, का पीडीएफ भी जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप स्मरण करके रख सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, एग्जाम्पल है मौर्य युग। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मौर्य युग। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब आता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। प्राचीन भारत में चूंकि पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटिए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन भारत आसान काल से हजारों वर्ष पूर्व से लेकर और हर्ष की मृत्यु तक का जो इतिहास है वो प्राचीन भारत है। मतलब करोड़ों वर्ष पूर्व से, करोड़ वर्ष पूर्व से 647 हर्ष की मृत्यु तक
हर्ष की मृत्यु तक का इतिहास, मृत्यु तक का इतिहास क्या है? वो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, ध्यान रखेंगे। और मध्यकाल हर्ष की मृत्यु से लेकर और 1757 तक का है, जबकि आधुनिक काल 1757 ईस्वी पलासी के युद्ध से लेकर 1947 ईस्वी। तो इसे ध्यान रखें। पहले तो हम लोग प्राचीन भारत अगले 5-6 दिनों में इसको देख लें, ठीक है, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के रणनीतिक दृष्टि से प्राचीन भारत में कौन कौन से अध्याय सबसे पहले पढ़ना है? तो पाषाण काल पढ़ना है, हड़प्पा की सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, मौर्य युग पढ़नी। कौन सा युग? मौर्य युग पढ़नी है। लेकिन मौर्य युग से पहले इतिहास में जो पूर्व का मौर्य भाग है, उसमें धार्मिक आंदोलन को पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग क्रांति का युग कहते हैं। और इस क्रांति के युग में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। कालक्रम के दृष्टि से जैन धर्म ज़्यादा प्राचीन है। और 16 महाजनपद, ये जो 16 महाजनपद है, इसके कैपिटल को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज यदि इसके नाम को भी आप याद करके रख लें तो काफ़ी होगा कि अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, कुरसेन, पांचाल, कौशल, कंबुज, गांधार, अस्मक, अवंती, मत्स्य, कुरु और मल। तो इसे आप जरूर ध्यान में करके रखिए। और फिर मगध साम्राज्य में हरण्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, और तब आता है मौर्य वंश। 21 से या 322 से यूं कहिए 185 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है, मौर्य युग का इतिहास है, जिसे एक एक करके सिस्टमेटिकली देखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर को देखना और है क्या। इसी क्रम में आता है मौर्य के बाद मौर्योत्तर युग इसको कहते हैं, या ब्राह्मण राज्य हुआ शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था, ध्यान रखिएगा, संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। तो मौर्योत्तर युग में देसी विदेशी दोनों वंश को पढ़ेंगे, शुंग को पढ़ेंगे, कण्व को पढ़ेंगे और सातवाहन को पढ़ेंगे। ये सब देसी वंश था, शुंग, कण्व और सातवाहन। शुंग, कण्व और सातवाहन ये देसी वंश थे, ध्यान रखिएगा, सब डिटेल से होगी। और विदेशी वंशों में था हिंद यूनानी तक, पार्थियन, कुषाण, ये सब आपके विदेशी वंश थे। तो इस तरह से इन दोनों वंश को हम लोग मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्यन, दोनों वंश को हम लोग कहते हैं मौर्योत्तर वंश। देसी वंश है इधर, और इधर है, यह है विदेशी वंश। आप केवल नाम भी याद कर लें कि मिनांडर भात यूनानी वंश था, रुद्रदमन तक वंश था, पार्थियन का गोंदो फॉर्निस ये पार्थियन वंश था, और कुषाण में कुजला, बीमा और कनिष्क। इस तरह से इन चीज़ों को आप ध्यान में करके रख सकते हैं। और साथ ही तब आता है मौर्योत्तर वंश के बाद गुप्त वंश, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। और इस युग में कुछ आक्रमण भी हुए हैं, जिसे हम हून आक्रमण के नाम से जानते हैं, तुर्मान, मिहिरकुल। इसी कड़ी में कुछ आकाटक वंश, समकालीन वंश वगैरह है, जिसके शासक रुद्रसेन द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा, रुद्र बाकाटक वंश के थे। फिर आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौर्योत्तर के गुप्त के बाद आता है गुप्तोत्तर, जिसमें हर्ष हैं, हर्ष कृति वंश के, इन्हीं की मृत्यु को हम लोग प्राचीन भारत का अवसान कर, प्रभाकर वर्धन इस सब के थोड़ा सा जानना है। और समकालीन वंशों में चालुक्य, बादामी का चालुक्य को याद रखेंगे, विशेषकर पुलकेशिन द्वितीय को, वेंगी के चालुक्य को याद रखेंगे, जिसमें विष्णुवर्धन है। और पल्लव को दक्षिण भारत में याद रखेंगे, जिसमें नरसिंह वर्मन से लेकर सिंह विष्णु से लेकर नरसिंह वर्मन तक थे। तो इसे आप लोग ध्यान में करके रख सकते। और इसी कड़ी में
यह पूर्व मध्यकाल का भाग है। पक्षीय संघर्ष, जो कन्नौज को लेकर जब हर्ष की मृत्यु हुई तो कन्नौज को लेकर के संसाधनों को लेकर शक्ति आपस में 200 वर्षों का संघर्ष हुआ। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से इन रणनीति को हमें देखना है। प्राचीन काल के अंत में और पूर्व मध्य काल में भारत की स्थिति यही रही। यहाँ तंजौर चोल वंश था, चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। इसी तरह से होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। इन सबको ध्यान रख सकते हैं। यादव वंश देवगिरी में था, ठीक है। चंदेल वंश खजुराहो में था। ये सब पूर्व मध्यकाल के महत्वपूर्ण वंश थे। परमार वंश उज्जैन, थार, कहदवाल कन्नौज में थे। चौहान वंश आपके पश्चिम क्षेत्र में थे, राजस्थान में। और पश्चिम क्षेत्र में हिंदू शाही वंश जिसकी राजधानी उद्भांडपुर, और उसके पश्चिम जाएंगे तो काबुल, गजनी, कंधार। इस तरह से इन मैप को भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, कहाँ किसकी राजधानी थी, इसको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है, जिससे कि आगे बढ़ने में आपको आसानी हो। वो था प्रारंभिक भाग। अब आता है कि पढ़ना क्या है। वो आपने समझ लिया कि प्राचीन काल में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको जानना है इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। इसको जानना है तो